नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। अमेरिका भारत के खिलाफ कई प्रकार की साजिशें रचता रहा है। उसका पहले भी प्रयास यही है कि भारत को कैसे भी करके बढ़ने से रोका जा सके, और वो भारत के लिए अपने मन में इस तरह के जहर रखने लगा है कि अब वो भारत के अंदर प्रॉक्सी वॉर लड़ने की साजिशें कर रहा है। और ऐसी एक साजिश का पर्दाफाश किया है एनआईए ने। उसने 7 विदेशी नागरिकों को भारत के अंदर पकड़ा है जो आतंकवाद की गतिविधि में शामिल थे, जिसमें से एक अमेरिकी नागरिक है और बाकी 6 यूक्रेन के नागरिक हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। भारत तरक्की करे तो अमेरिका को तकलीफ होती है, और यह तकलीफ अमेरिका के सीने में इस प्रकार से चुभ गई है कि वो किसी भी स्तर पर जाकर भारत की इस तरक्की को रोकना चाहता है। अब चाहे उसके लिए उसे घटिया आतंकवाद का सहारा क्यों न लेना पड़े। और अमेरिका के इस घटिया साजिश का अब कहीं ना कहीं पर्दाफाश होते हुए नजर आ रहा है, और इसका पर्दाफाश किया है एनआईए ने, जिसने 7 विदेशी नागरिकों को पकड़ा है जो भारत के अंदर आतंक का साथ दे रहे थे, जिसमें से एक अमेरिकी नागरिक है और बाकी 6 यूक्रेन के नागरिक हैं, और वो सब मिलकर म्यांमार में बड़ी साजिश रच रहे थे। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने जिस बड़े आतंकी नेटवर्क का खुलासा किया है, उसने सिर्फ देश की आंतरिक सुरक्षा ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की कार्रवाई में एक अमेरिकी नागरिक समेत 7 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी ने इस पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। यह सिर्फ एक सामान्य आतंकी साजिश नहीं लगती, बल्कि इसके तार जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, ड्रोन तकनीक और म्यांमार के सशस्त्र समूहों से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, उससे इस पूरी कहानी का दायरा काफी बड़ा नजर आता है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वेंडकी के अलावा 6 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। आरोप है कि ये सभी टूरिस्ट वीजा के जरिए भारत के अंदर आए थे, लेकिन उनका मकसद पर्यटन नहीं बल्कि एक सुनियोजित मिशन था। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये लोग पहले गुवाहाटी पहुंचे और फिर वहां से मिजोरम गए, जहां से उन्होंने अवैध तरीके से म्यांमार की सीमा पार की। यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भारत में दाखिल होते हैं, सीमावर्ती इलाकों तक पहुंच जाते हैं, और कई ऐसे इलाकों तक पहुंच जाते हैं जहां पर आप बिना परमिशन के घुस भी नहीं सकते, और फिर बिना जरूरी परमिट के सीमा पार भी कर जाते हैं। तो क्या यह सिर्फ उनकी चालाकी थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? जांच में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो यह है कि ये सभी विदेशी नागरिक म्यांमार के एथनिक आर्म्ड ग्रुप से संपर्क में थे और उन्हें ड्रोन ऑपरेशन, ड्रोन असेंबली और ड्रोन जैमिंग जैसी एडवांस तकनीकों की ट्रेनिंग दे रहे थे। अब यह कोई सामान्य ट्रेनिंग नहीं है। ड्रोन आज के समय में युद्ध और आतंकी गतिविधियों का सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है। अगर किसी उग्रवादी संगठन को इस तरह की ट्रेनिंग मिलती है तो वो बड़े हमले को अंजाम देने की क्षमता हासिल कर सकता है। यही से इस पूरी कहानी में एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय एंगल जुड़ जाता है। सवाल उठता है कि आखिर ये विदेशी नागरिक, खासकर एक अमेरिकी नागरिक, इस तरह की गतिविधियों में क्यों शामिल है? मैथ्यू की भूमिका को लेकर अब कई तरह की चर्चाएं हो रही है। क्या वो सिर्फ एक व्यक्ति के तौर पर काम कर रहा था, या फिर उसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क का या फिर एजेंसी का हाथ है? भारत में अक्सर डीप स्टेट और खुफिया एजेंसियों को लेकर बहस होती रही है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह पूरा मामला किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है? क्या यह संभव है कि भारत के खिलाफ एक तरह का प्रॉक्सी वॉर चलाया जा रहा है, जिसमें सीधे युद्ध की बजाय इस तरह के नेटवर्क का ईवी इस्तेमाल किया जा रहा हो? इस पूरे मामले को अगर वैश्विक राजनीति के नजरिए से देखा जाए तो यह और भी गंभीर हो जाता है। हाल ही के वर्षों में भारत तेजी से एक उभरती हुई आर्थिक और रणनीतिक शक्ति के रूप में सामने आया है। ऐसे में कई बार यह भी कहा जाता रहा है कि कुछ ताकतें नहीं चाहती कि भारत इतनी तेजी से आगे बढ़े।
कुछ समय पहले अमेरिकी के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से भी ऐसा बयान सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि भारत की तेज आर्थिक वृद्धि पर नजर रखी जा रही है और उनका कहना था कि हम कभी भी भारत को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऐसे बयानों के बाद अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो संदेह और गहरा हो जाता है। इसके साथ ही एक और एंगल जोड़ा जा रहा है, वो है बांग्लादेश और ग्रेटर बांग्लादेश की अवधारणा। अतीत में इस तरह की बातें सामने आती रही हैं कि कुछ कट्टरपंथी समूह एक बड़े क्षेत्रीय विस्तार की सोच रखते हैं। म्यांमार, बांग्लादेश और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का भौगोलिक जुड़ाव इस संदर्भ में काफी संवेदनशील माना जाता है। अगर म्यांमार के सशस्त्र समूहों को ट्रेनिंग दी जा रही थी तो क्या इसका असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी पड़ सकता था? नॉर्थ ईस्ट को कहीं ये काटने की साजिश तो नहीं चल रही थी कि भारत के खिलाफ एक युद्ध शुरू किया जाएगा? क्या एक बड़े क्षेत्रीय अस्थिरता की योजना का हिस्सा हो सकता है? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह पूरा नेटवर्क सिर्फ म्यांमार तक सीमित नहीं हो सकता। बांग्लादेश में पहले भी कट्टरपंथी गतिविधियों को लेकर चिंताएं जताई जाती रही हैं। ऐसे में अगर इस पूरे मामले में बांग्लादेश कनेक्शन की भी जांच होती है तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। इसके अलावा एक और दिलचस्प पहलू यह है कि अमेरिका की एक संस्था यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने हाल ही में भारत को लेकर कुछ विवादित सिफारिशें दी थी, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। अब सवाल यह उठता है कि एक तरफ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि भारत को आगे बढ़ने से रोकेंगे, रॉ को बैन कर दो, आरएसएस को बैन कर दो, और दूसरी तरफ भारत के अंदर इस तरह के नेटवर्क पकड़े जा रहे हैं। क्या यह सब सिर्फ एक सहयोग लगता है? क्या यह साफ करना भी जरूरी है कि जांच अभी जारी है और कई चीजें अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आई है? क्या पता यह मॉड्यूल इससे बड़े तरीके से काम कर रहा हो, लेकिन जो शुरुआती तथ्य सामने आए हैं वो इतने गंभीर है कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैथ्यू आरन वेंडकी को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वो सिर्फ एक एक्टिविस्ट या ट्रेनर के रूप में काम कर रहा था, या फिर उसकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा गहरी थी? क्योंकि पहले भी देखा गया है कि उसने कई ऐसे देश है जिसके अंदर इस प्रकार के टेरर मॉड्यूल्स के साथ काम किया, तस्वीरें आई हैं उसकी। क्या वो किसी खुफिया एजेंसी से जुड़ा हो सकता है? क्या वो डीप स्टेट के किसी नेटवर्क का एक हिस्सा था? ये सारे सवाल अभी जांच के दायरे में है, लेकिन इनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। भारत के लिए मामला इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यह सीधे तौर पर उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ड्रोन तकनीक, विदेशी नागरिकों की भूमिका, सीमावर्ती इलाकों का इस्तेमाल और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन, ये सभी बातें मिलकर इसे एक हाई प्रोफाइल केस बना देती है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि वो इस पूरे नेटवर्क को पूरी तरीके से उजागर करे और इसके पीछे की असली साजिश को सामने लाए। अगर यह सिर्फ कुछ व्यक्तियों की हरकत नहीं बल्कि किसी बड़े प्लान का हिस्सा है तो उसे समय रहते रोकना बेहद जरूरी है। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर की तैयारी चल रही है अमेरिका के द्वारा? क्या यह नेटवर्क उसी दिशा में एक कदम था? और क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ ताकतें भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिल पाएंगे, लेकिन इतना तय है कि मामला आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे कर सकता है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे यह भी साफ होगा कि यह सिर्फ एक आतंकी साजिश थी या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वैश्विक रणनीति काम कर रही है। ये सारे सवाल आने वाले समय में परतें खोलते जाएंगे। और इसमें एक और बड़ा सवाल यह भी छुपा हुआ है कि आखिर क्यों अमेरिका का एक नागरिक भारत के अंदर इस प्रकार से नजर आता है कि आतंकी साजिशों में उसका हाथ हो, और क्या पूरा का पूरा अमेरिका इस वक्त भारत के खिलाफ एक प्रकार की साजिश रच रहा है कि कैसे भी हो लेकिन भारत को आगे बढ़ने से रोका जा सके। क्योंकि अमेरिका के ब्यूरोक्रेट्स ये खुलेआम ये स्टेटमेंट देते हैं, हम आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस प्रकार के स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है? और क्या भारत के अंदर पावर शिफ्टिंग की तैयारी चल रही है? क्या सरकार बदलने की तैयारी चल रही है? क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि किस प्रकार से चाइना विजिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कई ऐसे खबरें सामने आई थी कि उन्हें असैसिनेट करने की भी तैयारी थी, और उसमें भी यूएस का एक बड़ा हाथ नजर आया था, यूएस के ही एक व्यक्ति का। तो अमेरिका के ही नागरिक आखिरकार क्यों भारत के अंदर इस प्रकार की डीप स्टेट की साजिशों में नजर आते हैं?
क्यों भारत के प्रति इस प्रकार का जहर अमेरिका के मन में बढ़ता जा रहा है? क्या इसके पीछे का कारण यह है कि आज के समय में एशिया के अंदर भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा तेजी से उभर रहा है? और क्या अमेरिका अपने आप के लिए इसे एक बड़ा खतरा महसूस करता है कि अगर भारत इतनी तेजी से ग्रो करेगा तो उसका पूरे दुनिया में जो एक सो कॉल्ड डंका बजता रहता है वो खत्म हो जाएगा, और इसलिए वो किसी भी प्रकार से भारत के लोगों को और भारत को रोकने का प्रयास कर रहा है, और इस प्रकार से कि वो टेरर मॉड्यूल्स के साथ काम कर रहा है। और यूक्रेनी नागरिकों का मिलना और मैथ्यू का वहां पर मिलना, ये सारे बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिरकार क्यों देश के उस पार जाकर के जो प्रॉक्सी वॉर है उसके लिए ताकतें भेजी जा रही हैं कि आप ड्रोन्स लीजिए और जाकर के आप भारत के ऊपर हमला करिए। क्या ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, और ये सभी के सभी कोलकाता, दिल्ली, अलग अलग जगह से अरेस्ट हुए। इसके पीछे क्या साजिश है वो सब आने वाला समय ही बताएगा। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आखिरकार क्यों अमेरिका इतना ज्यादा भारत से चिढ़ा हुआ है वो भी जरा बताइएगा। और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।